समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, आप उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में समता सैनिक दल को बड़े लंबे समय तक सींचा है। पेशे से आप एडवोकेट हैं। कोई आंदोलन ऐसा नहीं दिल्ली की धरती पर या दिल्ली के आसपास जहां भी एट्रोसिटी हुई है, वहां पर गौतम साहब और हम लोग साथ साथ ना गए हों, सड़कों में साथ साथ ना घूमे हों। आज सौभाग्य है बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से कि वो दिल्ली से विधायक बने और पिछली सरकार में वो कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार के अंदर उनके पास में कई सारे विभाग हैं, जिसमें सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट SC ST जुड़ा हुआ है, वो भी उनके पास में है। तो क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर के वो सिपाही हैं जो वास्तव में नीचे से उठ करके और दिन रात इस आंदोलन के लिए अपना सब कुछ देख करके इस जिम्मेदारी पर आए हैं। ये राजनेताओं से थोड़ा हटकर क्वेश्चन है। ये जो मंत्री है ना, ये हटकर के निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इनपे तो 100% बाबा साहब अम्बेडकर का 100% का आशीर्वाद है। जो इन्होंने मिशन के लिए काम किया है, उस मिशन की वजह से आज ये हमारे दिल्ली सरकार के अंदर इकलौते मंत्री हैं जो हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खड़े हो जाएं और ताली जानदार बनी लीजिए। सिर्फ हमारे राजेंद्र पाल गौतम साहब के लिए ताली जानदार बनी लीजिए, जानदार ताली बनी लीजिए, जानदार। पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार पीवी रामास्वामी नायकर जी, नरेश सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर और मानवर कांसीराम साहब सहित तमाम समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ और विनम्र नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, वर्षों हो गए लगातार संघर्ष करते हुए और बचपन से पढ़ते हुए आए कि पहले आर्य अनार्यों के बीच युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और सारे युद्ध में हमारे लोगों को हमेशा छल और कपट से हराया। आज भी इस प्रजातंत्र के अंदर हमारे लोगों को छल और कपट से ही हराया जा रहा है। अभी जयंत चौधरी जी जो बात बोल रहे थे, बहुत ही बारीक समझ वाली बात उन्होंने कही। हम सब लोग कहते हैं बाबा साहेब को मानते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम बाबा साहेब की नहीं मानते। अगर बाबा साहेब की बात को भी मान लें, बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बाबा साहेब की बात को भी हम मान लें तो हमारी ज्यादातर समस्याओं का निश्चित तौर पर समाधान हो जाएगा। जो साथी मंच पे बैठे हैं या जो सामने आप लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं आपकी भी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजर रही है। हमारे ज्यादातर लोग तो खासतौर पे नौकरी पेशा, उनका पूरा जीवन अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने में, जैसे ही किसी का प्रमोशन का नंबर आता है, फर्जी सी एप्लीकेशन लगवाई जाती है, विजिलेंस में भेज दी जाती है, उसका प्रमोशन रुक जाता है। उसके बाद वो कभी शेड्यूल कास्ट कमीशन जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी वकील को कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है। तो उसका तो पूरा जीवन जो है अपने नौकरी को लेकर उसी संघर्ष में गुजर जाता है। कभी कभी इस बात पे हमें सबको चिंतन करना चाहिए कि पूरे दुनिया के अंदर कोई भी कौम इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रही। 3500 साल तक, जितने लंबे समय तक हमारे समाज के, इस भारत के मूल निवासी गुलाम रहे। और उसका कारण सिर्फ एक समझ में आता है कि धर्मशास्त्रों में लिखकर
3,500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति इकट्ठा करने से वंचित रखा। और उसके बाद भलाओ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन का संघर्ष करके हमारे लोगों के को न केवल 3,500 साल की गुलामी से आजादी दिलाई, बल्कि हमारे लिए यह सुनिश्चित किया कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में और राजनीति में हमारे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, जिसकी आधारशिला साउथ बोरो कमीशन जब 1919 में आया, जैसा अभी जैन चौधरी बोल रहे थे, उनके सामने बाबा साहब ने जो लॉजिकली अपनी बात को, आर्गुमेंट को रिजनेबल तरीके से रखा और धीरे धीरे लड़ाई को लड़ते रहे। 1929 में 2829 में आपको पता है साइमन कमीशन ये स्टडी करने के लिए भारत में आया कि भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति इतनी खराब क्यों है और उनको मानवता का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, उनको आगे बढ़ने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बार बार इनकी बात को क्यों उठा रहे हैं, इस बात को स्टडी किया जाना चाहिए। ये बात स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन कमीशन का विरोध किसने किया वो मैं नहीं बताऊंगा, वहां जानते हैं। जिन लोगों ने उस वक्त साइमन कमीशन का विरोध किया, वो विरोध साइमन कमीशन का नहीं था, वो विरोध हमारे समाज को जो आने वाले समय में अधिकार मिलने थे, वो विरोध हमारे लोगों को मिलने वाले अधिकारों का था। लेकिन लोग चीजों को बारीकी से पढ़ते नहीं हैं। और उसके बाद आप जानते हैं जो 1930, 31, 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो अधिकार देने में बाबा साहब सफल हुए, उनको एक लेकिन संदेह था, जो सेपरेट इलेक्टोरल मांगा। वैसे मुझे लग रहा है इतिहास पे चर्चा कभी नीचे आप सुनते रहते हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये तो आप सुनते रहे होंगे, मैं कुछ और बात करता हूँ, क्योंकि वही हो जाएगा जहां जाते हैं वही इतिहास। तो इतिहास से हटके थोड़ा सा जो आज जो चल रहा है मैं इस पे आ जाता हूँ सीधा सीधा एकदम मुद्दे पे। जो हमारे आगे बढ़ने का रास्ता एजुकेशन से खुला था और रिजर्वेशन से खुला था। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के पढ़ने के अधिकार को दोबारा से एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया है। कहने को आप कह सकते हैं कि एजुकेशन तो कोई भी ले सकता है, खुली है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे जिन सरकारी स्कूलों से पढ़ रहे हैं, उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर, ये सर्वे से रिजल्ट आया निकल के, उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जितने भी जज हैं 99% उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज है वो भी उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। जितने स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाते हैं जनता के लिए, वो सारे उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में काबिलियत की कोई कमी थी नहीं। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे कमजोर किया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू किए। यह है आज का असली मुद्दा जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आए हैं बाबा साहब की जयंती के लिए और अपने चुनाव के लिए। इसके बाद आप चले जाएंगे, फिर आप अपने रोजमर्रा में लग जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को कोई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा कि हमारे जिन सरकारी स्कूलों से पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुंचे, आज उन सरकारी स्कूलों को एक साजिश के तहत या तो बंद किया जा रहा है या उनको कमजोर किया जा रहा है। वहां पढ़ने का माहौल नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा पैसा हो जाए वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, सरकारी में नहीं पढ़ाना चाह रहा। क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था, अगर 100 टीचर किसी स्कूल में चाहिए तो वहां आज 30 टीचर है। तो 30 टीचरों से 100 टीचरों का काम कैसे लिया जा सकता है? क्या ये संभव है? पढ़ने का माहौल छोड़ा नहीं। और अनफॉर्चुनेट इससे भी ज्यादा यह है कि पिछले 15 से 20 साल में 1.5 लाख से 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? देश की जनसंख्या तो कम नहीं हुई। तो स्कूल तो और ज्यादा खुलने चाहिए थे। स्कूल और ज्यादा खुलने की बजाय 1.5 से 1.25 लाख स्कूल, ये आरटीआई से जवाब मिला है। पूरे देश के अंदर सारे राज्यों के अंदर टोटल जोड़ा गया तो 1.5 से 1.25 लाख सरकारी स्कूल पिछले 15 से 20 सालों में बंद हो गए और 5 से 6 लाख
प्राइवेट स्कूल खुल गए। स्कूलों में टीचरों की भर्ती सरकारी स्कूल में ना किया जाना, सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे कमजोर किया जाना और उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर पहली से 8वीं तक के बच्चों को ऐसे ही बिना पढ़ाई पास करना और उस पर यह कानून बना देना कि जो 9वीं में फेल हो जाए तो स्कूल से निकाल दो। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, ये साजिश उन लोगों ने लिखी जिन्होंने हमें एक साजिश के तहत 3500 साल गुलाम बना के रखा। लेकिन हम लोग क्या अपने हिस्से की ईमानदारी बरत रहे? हमारी ही तो आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। हमारे ही आंखों के सामने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था देकर गए, इतने सारे पीएसयू जो भारत सरकार ने बनाए पिछले 70 सालों में, पिछले 20 सालों में उसमें से 80% तो बिक चुके हैं। जो बिक गया, प्राइवेटाइज हो गया, वहां आपकी एंट्री बंद, वहां आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। और सरकारी में भी जहां वैकेंसी 10,000 निकलती थी, आज 10 निकलती है। और उसमें भी बहुत बड़ी साजिश ये हुई, जो मेरे साथी जो मंच पे बैठे हो आप ही जानते हैं, जो रोस्टर जो चेंज हुआ। आज एक विभाग में वैकेंसी निकालते हैं, मान लो सपोज करो 11, और 10 विभाग में या 10 तरह की वैकेंसी निकाली, 11 11 11 11 10 जगह 10 जगह 11 11 वैकेंसी निकाली तो टोटल हो गई 110 110 हो गई ना। लेकिन रोस्टर के हिसाब से जब वैकेंसी पोस्ट बेस्ड रोस्टर जो की, उसमें कर दी पहली वैकेंसी जनरल को, दूसरी जनरल को, तीसरी जनरल को, चौथी ओबीसी, 5वीं जनरल, 6ठी जनरल, 7वीं एससी, 8वीं ईडब्ल्यूएस, 9वीं जनरल, 10वीं जनरल। मतलब कहने का मतलब ये 11 में से 7 वैकेंसी जनरल को, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वो भी जनरल को, 2 वैकेंसी ओबीसी को और 1 वैकेंसी एससी को। तो 110 में से जब वो 11 वैकेंसी अलग अलग टुकड़ों में निकलती है तो 11 में से 2 ओबीसी को मिलती है, 1 एससी को मिलती है, 7 जनरल को और 1 ईडब्ल्यूएस वो भी जनरल को, यानी 11 में से 8 चली गई जनरल को। तो अगर 11 11 10 जगह वैकेंसी निकली, 110 वैकेंसी हो गई। 110 वैकेंसी में से 20 वैकेंसी तो हो गई ओबीसी की और 10 हो गई एससी की, टोटल हो गई 30। 110 में से 30 तो मिल रही है एससी और ओबीसी को और 80 मिल रही है जनरल को। और कहने को आप कहेंगे 49.5% रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन 110 में से 30 वैकेंसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको 49.5 मिल रहा है या आपको समेट दिया 25% 20% पे। तो ये इस तरह की साजिश रच दी गई है कि सरकारी संस्थानों को बेच के प्राइवेटाइज कर दो तो इनकी एंट्री, वैसे एससी एसटी ओबीसी की एंट्री वहां बंद हो जाएगी। और सरकारी स्कूलों को इतना कमजोर कर दो कि वो स्कूल, सरकारी स्कूल मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील हो जाए, क्योंकि वहां से पढ़ के बच्चा कुछ बनेगा तो नहीं, तो फिर मजदूर बनेगा और जो मजदूर बनता है वही गुलाम बनता है। यानी कुल मिलाकर पूरी की पूरी साजिश हमारे इस पूरे बहुजन समाज को, बहुसंख्यक समाज को दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश वर्षों पहले शुरू हुई थी और आज वो लगभग सफल हो रही है। हम लोग इतना सारा पैसा, इतनी सारी मालाओं में, गुलदस्तों में इसमें खर्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मेरे तो निवेदन है, भाई है मेरे केपी चौधरी, हम वर्षों से संघर्ष करते हैं, आप मालाओं के पैसे को थोड़ा कम करके इस सिंगल झंडी का फुल हुआ, ठीक है? एक सिंगल झंडी के एक फूल से स्वागत करो, ना तो कोई ये 100 रुपए डालने की जरूरत है, ना ये सर पे इतनी बड़ी ये पगड़ी, इसके ये इतना सारा पैसा खर्च हुआ, इसी पैसे को समाज के विकास में कहीं और अपने संगठन को मजबूत करने में लगा दो। ये योजना आपको बनानी चाहिए। और हमारी गलती है कि हमने कैडर स्थापित नहीं किया, उन्होंने आरएसएस का कैडर स्थापित कर दिया, वहां से कैडराइज होकर लोग निकल रहे हैं और वो किस तरह, आप जानते हैं किस तरह उन्माद फैला रहे हैं, लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। जानते हैं वो भी है कि इससे देश में जो लोग जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाना। कोई सोचता हो कि इसको पाकिस्तान भेज देंगे, इसको वहां भेज देंगे, पाकिस्तान हमारे देश के एक नागरिक को भी स्वीकार नहीं करेगा। ये गलती दिमाग में गलतफहमी निकाल देना कि भाई पाकिस्तान इसको भेज देंगे, उसको वहां भेज देंगे। सबने भारत में रहना, सब भारत की मिट्टी में पैदा हुए, सब भारतवासी हैं,
बाबा साहब कहते थे मुझे ये बात पसंद है, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। तो भारतीय बनो। पूरे दुनिया में कहीं जाति नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जाति केवल भारत में है और भारत में जाति की वजह से उत्पीड़न है। जब तक जाति रहेगी तब तक जाति का उत्पीड़न रहेगा। तो अगर जाति की वजह से उत्पीड़न है तो जाति को खत्म करने की जरूरत है। पर क्या हम लोग जाति खत्म करने को तैयार हैं? हम ये तो कहते हैं हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो बोर्ड लगा के कहते हैं दी ग्रेट समाज, दी ग्रेट वाल्मीकि। अरे सब अपनी अपनी जाति को ग्रेट बताकर जाति व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए। तो जाति को खत्म करोगे या नहीं करोगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि जब तक जाति रहेगी तब तक जाति का उत्पीड़न रहेगा, और जाति की वजह से हमारा हजारों साल तक उत्पीड़न हुआ है और जाति पर हम मंडल बनाएंगे। उसका सारे संसाधनों पर कब्जा है। खेत की जमीन, जल जंगल जमीन तो माँ के पेट से लेके पैदा होता है। उनके पास जमीन है, हमारे पास जमीन क्यों नहीं है? क्या हमारे समाज के लोग अपना हिस्सा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? हमारा हिस्सा कहाँ गया? दुनिया ने तरक्की की, भारत ने भी तरक्की की, पर तरक्की में हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या बहुजन समाज के लोग अपने हिस्से की बात कभी करेंगे या नहीं करेंगे? केवल ले दे के नौकरी मिली थी वो भी नहीं। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया, लेकिन वहां जाकर गूंगे बहरे घर पे बैठ जाते हैं, मंच के ऊपर, संसद के अंदर बैठ जाते हैं, विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं, समाज के दुख दर्द की बात करते नहीं, उनके मुद्दों को उठाते नहीं, गुलाम बन के बैठ जाते, पट्टा डाल रखा है गलों में। डूब मरना चाहिए। जालंधर से हमारे कुछ साथी कल दिल्ली आए, उन्होंने बाबा साहेब की एनिमेशन मूवी बनाई है, बहुत शानदार, 4.5 करोड़ की लागत से। उन्होंने उसका कुछ सीन मुझे दिखाए। उसका लास्ट सीन जब उन्होंने मुझे कल दिखाया, मैं वो सीन आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके दिल को टच करे। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लास्ट सीन में उस पिक्चर के रत्तू के कंधे पे हाथ रखे हुए, रात का समय, 10 बजे का समय, तो वो रत्तू को कहते हैं, ये रत्तू मैं पूरी जिंदगी समाज के लिए संघर्ष करता रहा और आज मुझे लगता है कि मैं कभी जिंदगी में सोया नहीं हूं और मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं बहुत इत्मीनान से सोऊंगा। लेकिन रत्तू तुम मेरे समाज के लोगों को एक बात जरूर बता देना कि ये कारवां यहां तक बड़ी मुसीबतों के बाद में यहां तक लेकर आया, बहुत कष्ट सहा, अखबारों के माध्यम से भी, दूसरे माध्यम से बहुत मुझे गालियां दी, बहुत धमकी दी, और बहुत कष्ट के बाद इस मूवमेंट को यहां तक लाया, अपने लोगों को अधिकार दिलाए। लेकिन मुझे मेरे अपने ही कुछ साथियों ने धोखा दिया है। अब तुम मेरे समाज के लोगों को ये जरूर बता देना कि भाई इस कारवां को कुछ भी करना पड़े पर आगे लेकर जाना, और आगे अगर ना ले जा पाओ तो कम से कम इसे जहां तक लाए वहां तो रोक के रखना। उन्होंने कहा रत्तू काफी लेट हो गया, अब तुम घर जाओ और मैं भी सोना चाहता हूं। और उसके बाद बाबा साहब सो गए, रत्तू जी चले गए, फिर कभी बाबा साहब जगे नहीं। ये दर्द है, सीन को देख के रोना आ गया। क्या उम्मीद करते थे बाबा साहब हमसे? हमने क्या किया? हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाए। हमारी आंखों के सामने सारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, हम उसको बचा के न रख पाए। वो अकेले 3500 साल की गुलामी को अकेले तोड़ कर गए, और हम सारे मिलकर जो वो हमारे पढ़ने का रास्ता बनाकर गए, उस रास्ते को भी बचा कर न रख पाए। सर माफी आप लोगों का। आज अगर आपका बच्चा किसी तरीके से मेहनत मशक्कत करके सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में सफल भी हो जाए, 1 साल की दिल्ली की बता रहा हूं, और वही लगभग पूरे देश की, थोड़ी भी 10-20-50 हजार ऊपर नीचे है। डीटीयू में चौधरी साहब, केपी चौधरी जी, डीटीयू में 1 साल की इंजीनियरिंग की फीस 2,10,000 रुपए,
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की 2,10,000, तो 4 साल की 8,40,000 केवल फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है। सारे को जोड़ ले तो कम से कम 12 लाख रुपया हमारे एक परिवार को अपने होनहार बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए 12 लाख चाहिए। क्या हमारे समाज के 99% ईमानदार से बताना पीछे तक सब, मुझे ईमानदार से बताना, क्या हमारे समाज के 99% लोग अपने बच्चे की प्रतिभा को देखकर उसके कोर्स को कराने का 12 लाख का खर्चा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, 2-4 इकट्ठा करके कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी मदद नहीं हो पाती। आज आईआईटी में बच्चा सेलेक्ट हो गया, फीस नहीं दे पाया, बीच में एडमिशन कैंसिल होकर घर रह गया। कभी ड्रॉप आउट रेट देखो, कितने एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुए और सेकंड ईयर में फीस ना देने की वजह से उनका मतलब इंजीनियरिंग से एडमिशन कैंसिल हो गया, आईआईटी से एडमिशन कैंसिल हो गया, और कुछ का तो फर्स्ट ईयर की भी फीस नहीं दे पाए। शर्म नहीं आती? क्या हमें आनी नहीं चाहिए? हम संसद और विधानसभा तक पहुंचा दिया बाबा साहब ने, और जो वो देके गए उसको भी नहीं बचा के रख पाए। ये साजिश रची गई है सोच समझ के, प्लानिंग के तहत। एक तरफ सरकारी स्कूलों को कमजोर करो, प्राइवेट स्कूल खुलवाओ, और उसमें फीस का खर्चा इतना ज्यादा हो कि ये दलित और पिछड़े वर्ग के 95% से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए, क्योंकि उन्हें अपने खेतों में और फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर चाहिए। वो कहां से आएंगे? वो तो आके हमारे बच्चे बनेंगे ना। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, और ये धोखा केवल हमारे साथ नहीं है, ये धोखा पूरे देश के साथ है, ये गद्दारी देश के साथ है। मैं आज कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो सरकार अपने तहत आने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकार अपने लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। और जो लोग इस रिजर्वेशन से सांसद या एमएलए बनकर जीत के जाते हैं, फिर मंत्री भी बनते हैं कोटे से, अगर वो अपने लोगों की बातों को ना उठाएं, उनको उनका हक ना दिला सके, अपनी आवाज भी अगर बुलंद ना कर सकें, ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। इसलिए मरना तो सबको एक दिन निश्चित है, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, जो आया वो जाएगा, बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, तो मरना तो सबको है। पर कुछ ऐसा तो कर जाओ कि अपने मन में ये तसल्ली तो हो, बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़े होके शर्म से आंखें तो ना ला जाओ, कम से कम ये तो कह सको कि बाबा साहब मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी बरती है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, यही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हम लोग समाज को रिप्रेजेंट करें। रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, जो समाज के लिए दिलवाया था, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दिलवाया, ये रिप्रेजेंटेशन पूरे समाज के लिए दिलवाया था। तो हम लोग जो नौकरी में आए हैं, हम लोग जो अलग अलग संस्थानों में आए हैं, हम लोग जो एमपी एमएलए मंत्री बने हैं, हम लोग पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर क्या वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या धोखा कर रहे हैं? ये अंतर करना पड़ेगा, और हमें अपने समाज को आज एकजुट करने की जरूरत है। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, तब तक शोषण हमारा चलता रहेगा, और बहुत तेजी से गुलामी दोबारा हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर उसको रोकना चाहते हो, अगर इस जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो, तो जातियों को तोड़कर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू करो। रोटी बेटी का रिश्ता करो, जातियों को खत्म करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए हैं, पूरी दुनिया उसको अपना रही है, 56 देशों में है, और अभी यूएनओ की रिपोर्ट आई है, आने वाले 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। आज जितने दुनिया में फिल्म कलाकार हैं, 67% से ज्यादा बौद्ध हैं पूरी दुनिया के। और जिस तरह युद्ध का वातावरण पूरी दुनिया में चल रहा है, और जातीय धर्म के नाम पे जो उन्माद बढ़ रहा है, उसमें वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब दुनिया में लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान होंगे, और वो कहेंगे अब मुझे शांति की तलाश है। और शांति बुद्ध के धर्म में है, धर्म नहीं है। किसी भी धर्म का आदमी बौद्ध बन सकता। बौद्ध का मतलब एक ऐसी जीवनचर्या जो अंधविश्वास पाखंडवाद को ना माने, जिसके मन में सबके प्रति दया ममता करुणा हो, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय हो, जो सबके कल्याण की भावना रखे, वो किसी भी धर्म को मानने वाला भी बौद्ध हो सकता है। जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले, वो बौद्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी बात को दिल से समझेंगे कि जो बाबा साहब हमसे चाहते थे उसको हम अपनी ईमानदारी से पूरा करें, याद पूरा करेंगे। मैं पुनः आप सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे LIC परिवार को, सारे हमारे अतिथिगण को,
सबको मैं नमो बुधाय जय भीम करके उसकी वाणी को प्राण देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।